अपने पति अभिषेक को खुश देखकर निशा ने पूछा, कुछ खास बात है क्या? हाँ, कितने दिनों से इच्छा थी अमेरिका जाने की, कंपनी अब भेज रही है। निशा मुस्कुराई। अच्छा, वाह, कब तक जाना है? पेपर्स तो मेरे तैयार ही हैं, बस जल्द ही समझ लो। लेकिन मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना है। इतनी जल्दी बन जाएगा? अभी मैं अकेला जा रहा हूँ। और मैं? निशा को धक्का लगा। अभी फैमिली नहीं ले जा सकते, तुम्हारा बाद में देखेंगे। मैं कैसी रहूँगी अकेले? फिर तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है? यह मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, पर मुझे भी तो ले जाओ। नहीं, अभी तो ये असंभव है। शादी के 9 महीने बाद ही मुझे अकेला छोड़कर जाओगी, वह भी तब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। निशा, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, 5 महीने बाद डिलीवरी है। मैं तब तक आ ही जाऊंगा और आना जाना तो लगा ही रहेगा। डिलीवरी के बाद लेकर जाओगे? हाँ, अभी बहुत टाइम है। अभी तो तुम मेरे साथ खुशी मनाओ। निशा आंखों में आए आंसू छिपाते हुए अभिषेक की फैली बाहों में समा गई। अभिषेक भविष्य के प्रति बहुत उत्साहित था, लेकिन निशा का मूड ठीक होने को नहीं आ रहा था। निशा ने कई बार अपने आंसू पोंछते हुए डिनर तैयार किया और अभिषेक के साथ बैठकर बहुत बेमन से खाया। अभिषेक तो आराम से सो गया, लेकिन निशा को चैन नहीं आ रहा था। पूरी रात करवटें ही बदल रही वह, और देखते ही देखते तेजी से दिन बीतते गए। अभिषेक डिलीवरी के समय वापस आने का वादा कर अमेरिका चला गया। निशा की मम्मी केतकी आ चुकी थी। हमेशा यूपी में रह रही केतकी का मन मुंबई में नहीं लग रहा था। वे कहती, यहाँ तो ना आस पड़ोस है, न कोई जान पहचान, कैसे कटेगा टाइम। माँ बेटी दोनों की तबीयत ढीली रहने लगी थी। अभिषेक के वेबकैम के माध्यम से तो बात हो ही जाती, लेकिन निशा की बेचैनी और बढ़ जाती। मेड होने से निशा को आराम तो था, लेकिन एक तो गर्भावस्था, ऊपर से इतना अकेलापन। एक दिन माँ ने कहा, निशा, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी ज़्यादा दिन, मन बिल्कुल नहीं लगता यहाँ। कोई कितना टीवी देखे, कितना आराम करे। ऐसा कर, तू यूपी चल। नहीं माँ, अभिषेक चाहते हैं कि मैं यहीं रहूँ। डिलीवरी के बाद आप चली जाना। डिलीवरी की डेट से 1 हफ्ता पहले आ गया अभिषेक। निशा खिल उठी। निशा के एडमिट होने की सारी तैयारी शुरू हो गई। निशा ने एक सुंदर स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। अभिषेक ने बेटी का नाम अदिति रखा। सब खुश थे। 1 महीना हो चुका था। अभिषेक ने कोई बात नहीं छेड़ी, तो एक दिन निशा ने ही कहा, अब तो चलोगे ना हमें लेके? अदिति अभी छोटी है, वहाँ नई जगह, इसे संभालने में तुम्हें दिक्कत होगी, बाद में देखते हैं। माँ ने पति पत्नी की बात में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। बस इतना ही कहा, मैं तो अब जाने की सोच रही हूँ। हाँ माँ, आप अब चली जाओ, निशा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। माँ ने कहा, अकेली कैसे रहोगी? मेरे साथ ही चलो। नहीं माँ, मैं रह लूँगी। मेड और मेरी सहेली अनु है, वह आती जाती रहती है, मैं मैनेज कर लूँगी। बेटी को बहुत सारी हिदायतें देकर चिंतित मन से वे चली गई। कुछ दिनों बाद जल्दी आने का वादा कर अभिषेक भी चला गया। निशा ने अपने आप को अदिति में रमा दिया। अनु ने एक बहुत शरीफ मेहनती महिला रीता को निशा और अदिति की देखरेख के लिए ढूंढ लिया। रीता के दोनों बच्चे गांव में उसकी मां के पास रहते थे। वह तलाकशुदा थी। उसने बहुत उत्साह से नन्ही अदिति की देखभाल में निशा का साथ दिया। निशा अभिषेक के साथ रहने की आस में दिन गिनती रही। 1 साल बाद अभिषेक आया। आते ही उसने निशा और अदिति पर महंगे उपहारों की बरसात कर दी। अभिषेक को देख खुशी की मारी निशा अकेले बिताया पूरा साल भूल सी गई। एक दिन अभिषेक ने कहा, मैं वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉस से बात की है, वो भी कुछ तैयार से लग रहे हैं। रहूँगा यहीं, लेकिन विदेश के दौर चलते रहेंगे। पोस्ट बड़ी है तो काम भी बढ़ेगा, और इस बार तो 6 महीने में ही आ पाऊँगा। ठीक है अभिषेक, इस बार आ ही जाओ तो ठीक है, अकेले रहा नहीं जाता। अभिषेक 6 महीने में आने के लिए कहकर फिर से चला गया। उसके चेक
लगातार समय पर आते रहे। रीता ने निशा को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। रीता, अदिति, अन्नू, दीपा और बाकी सहेलियों के साथ निशा अपने दिन तो बिता देती, लेकिन रात को जब वह बिस्तर पर लेटती तो अभिषेक की अनुपस्थिति उसका कलेजा होम कर देती। दिन में सबके सामने वह एक हिम्मती लड़की थी, लेकिन उसका दिल किस अकेलेपन से भरा था यह वही जानती थी। अभिषेक 6 महीने बाद सचमुच आ गया है। निशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब सब ठीक हो गया था, बस बीच बीच में अभिषेक को टूर पर जाना था। अदिति 4 साल की हुई थी तो निशा ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अभिषेक ने विधि रखा। दोनों बेटियों को निशा ने कलेजे से लगा लिया। उसे इस समय अपनी माँ की बहुत याद आई, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता यूपी में अकेले ही रह रहे थे। अब वह रात दिन बेटियों की परवरिश में व्यस्त थी। अभिषेक को अपने काम की जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अदिति, विधि बड़ी हो रही थी, पर कहीं कुछ ऐसा था जो निशा को उदास कर देता था। वह जो चाहती थी उसे मिल नहीं पा रहा था। वह चाहती थी कि अभिषेक उसे और समय दे, बैठकर बातें करे, कुछ अपनी कहे, कुछ उसकी सुने, लेकिन अभिषेक के पास किसी भी भावना में बहने का समय नहीं था। अब वह हर समय व्यस्त दिखता। निशा उसका मुंह देखती रह जाती। वह बिल्कुल प्रैक्टिकल मशीनी इंसान हो गया था। निशा दिन पर दिन अकेली होती जा रही थी। निशा ने एक दिन कहा भी, अभिषेक थोड़ा तो टाइम निकालो कभी मेरे लिए। निशा, यही टाइम है दौड़ करने का। कितनों के पास है मुंबई में ऐसा शानदार घर, सब सुख सुविधाएं तो है घर में। तुम बस आराम से ऐश करो। फ़ोन, इंटरनेट, कार क्या नहीं है तुम्हारे पास। निशा क्या कहती, मगर मन मार कर रह गई। वह अभिषेक के मशीनी जीवन से उकता चुकी थी। या तो बाहर या घर पर फ़ोन, लैपटॉप पर व्यस्त रहना। एक दिन अभिषेक बाहर से आया तो उसके साथ में उसकी हम उम्र का एक पुरुष था। अभिषेक ने परिचय करवाते हुए कहा, निशा, यह राज हैं, एक साथ ही पढ़े हैं, ये सीए हैं। राज, निशा ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राज बहुत सादा सा इंसान लगा निशा को। राज ने अभिषेक के घर की खुले दिल से तारीफ की। निशा राज के लिए कुछ लाने रसोई में गई तो अभिषेक भी वहाँ पहुँच गया। बोला, मेरे अच्छे दोस्त में से एक रहा है यह, बहुत अच्छा स्वभाव है, लेकिन कमाई में मुझसे बहुत पीछे रह गया। आज अचानक एक होटल के बाहर मिल गया। इसका अपना ऑफिस है, एक कोचिंग सेंटर में अकाउंटेंसी की क्लासेस लेता है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने सोचा है इसे यहीं ऊपर के रूम में रहने के लिए कह दूँ, बच्चों की पढ़ाई भी देख लेगा, इस पर एहसान भी हो जाएगा और बच्चों को ट्यूशन के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। इसका परिवार, शादी नहीं की इसने, किसी लड़की को चाहता तो था, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारी, अपनी 2 बहनों की शादी निपटाते निपटाते खुद को भूल गया। उस लड़की ने कहीं और शादी कर ली थी, किसी अमीर लड़के से। बस दूसरों के बारे में ही सोचकर जीता रहा बेवकूफ़। निशा को दिल ही दिल में अभिषेक की आखिरी कही गई बात पर तेज गुस्सा आया, लेकिन इतना ही बोली, तुम जैसा ठीक समझो। अभिषेक ने दिल ही दिल में पूरा हिसाब किताब लगाकर राज से कहा, देख, घर होते हुए तू कहीं और नहीं रहेगा। नहीं यार, मैं आराम से एक लड़के के साथ शेयर करके एक फ्लैट में रह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह अपनी क्लास लेकर ऑफिस चला जाता हूँ, ऑफिस पास ही है। नहीं, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, अभी ड्राइवर के साथ जा और अपना सामान लेकर आ। अभिषेक ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और ड्राइवर को बुलाकर आदेश भी दे दिया। दोनों की बातचीत में निशा ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। राज के जाने के बाद अभिषेक ने अदिति, विधि से कहा, लो भाई, तुम्हारे लिए टीचर का इंतज़ाम कर ही दिया, अब जितना चाहे जब चाहे इससे पढ़ लेना। दोनों थैंक यू पापा कहकर हंसते हुए पिता से लिपट गई। निशा को चुप देखकर अभिषेक ने पूछा, तुम क्यों सीरियस हो? तुम पर इसका कोई काम नहीं बढ़ेगा? अरे, इसे रखना नुकसानदायक नहीं होगा। निशा मन ही मन अभिषेक के हिसाब किताब पर झुंझला गई।
कैसा है अभिषेक, हर बात में हिसाब किताब, दिल में किसी के लिए कोई कोमल भावनाएं नहीं, दोस्ती में भी स्वार्थ। क्या सोच राज अपना सामान लेकर आ गया। सामान क्या, एक बॉक्स में किताबें ही किताबें थीं, कपड़े कम किताबें ज़्यादा थीं। निशा से झिझकते हुए कहने लगा, मेरे आने से आपको प्रॉब्लम तो होगी। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कैसी, आप आराम से रहें, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो ज़रूर कह दें। डिनर के समय अभिषेक ने निशा से कहा, ऐसा करते हैं, आज पहला दिन है, इसे नीचे बुला लेते हैं, कल से राज का नाश्ता और डिनर ऊपर ही भिजवा देना। लंच टाइम में तो यह रहेगा नहीं। निशा ने हाँ में सिर हिला दिया। राज नीचे आ गया। उसकी बातों ने, आकर्षक हंसी ने सबको प्रभावित किया। अदिति विधि तो खाना खत्म होने तक उससे फ्री हो चुकी थी। अभिषेक अपनी कंपनी टूर के बारे में बताता रहा। डिनर के बाद राज सबको गुड नाइट और थैंक्स बोलकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद अभिषेक और निशा अपने बेडरूम में आए। निशा कपड़े बदल कर लेट गई। अभिषेक ने पूछा, इसे रख कर ठीक किया ना। अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है। अरे मेरा हिसाब कभी गलत नहीं होता, जीएम की पोस्ट तक ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं मैं। तुम्हारी लाइफ में हिसाब किताब लगाने या अपनी पोस्ट की रौब में रहने के अलावा कुछ बचा भी है क्या। एक हफ्ते बाद अभिषेक 15 दिन के लिए अमेरिका चला गया। रात सुबह 10 बजे जाकर शाम 6 बजे आता। निशा उसे चाय फिर डिनर ऊपर भिजवा देती। अदिति विधि को जब भी कुछ पूछना होता वे उसे नीचे से ही आवाज़ देती, अंकल कुछ पूछना है, नीचे आइए ना। राज मुस्कुराता हुआ आता और वही ड्राइंग रूम में उन्हें पढ़ाने लगता। निशा को राज का सरल स्वभाव अच्छा लगता, ना बड़ी बड़ी बातें, ना दूसरों को छोटा समझने वाली सोच। एक सरल सहज आकर्षक पुरुष। बराबर वाला घर अन्नू का ही था। अन्नू, उसका पति और उनका 14 वर्षीय बेटा भी रात से मिल चुके थे। वो भी अक्सर शाम को रात से मैथ्स पढ़ने चला जाता। इतवार को भी राज कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था। उस दिन उसकी क्लास ज़्यादा लंबी चलती थी। एक इतवार को अदिति विधि किसी बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। निशा डिनर करने बैठी ही थी, इतने में बाइक रुकने की आवाज़ आई। राज आया, पूछा, अदिति विधि कहाँ है, बड़ा सन्नाटा है। बर्थडे पार्टी में गई हैं। आप अच्छे समय पर आए, मैं बस खाना खाने बैठी ही थी, आपका खाना भी लगा देती हूँ। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अकेली हैं, आपको डिनर में कंपनी दूँ। अरे आइए ना, बैठिए, अभी फ्रेश होकर आता हूँ। दोनों ने खाना शुरू किया। कहाँ तो पल भर पहले निशा सोच रही थी कि रात से वह क्या बात करेगी, और कहाँ अब बातें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक नए अनोखे एहसास से भर उठी थी वह। ध्यान से राज को देखा। पुरुषोचित सौंदर्य, आकर्षक मुस्कुराहट, बेहद सरल स्वभाव। राज ने कहा, बोर हो गई हो क्या। हंस पड़ी निशा, बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। निशा हंसी तो राज उसे दिखता ही रह गया। 2 बेटियों की माँ, इतनी खूबसूरत हंसी, इतना आकर्षक चेहरा। बोला, इस तरह हंसते हुए आपको आज देखा मैंने, आप इतनी सीरियस क्यों रहती हैं। निशा ने दिल में कहा, किससे हंसे किससे बात करे, उसकी बात सुनने वाला इस घर में है कौन। बेटियां स्कूल, फ़ोन, नेट, दोस्तों में व्यस्त हैं। अभिषेक की बात करना ही बेकार है। राज ने उसे विचारों में खोया देख टोका, सॉरी, मैंने आपको सीरियस कर दिया। नो, इट्स ओके, कहकर निशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों की उदासी राज से छिपी न रही। राज ने अपनी प्लेट उठाकर रसोई में रखी। निशा के मना करने पर भी टेबल साफ करवाने में उसका हाथ बटाया, फिर जीएन कहकर ऊपर चला गया। इस मुलाकात के बाद औपचारिकताएं ख़त्म सी हो गईं। धीरे धीरे निशा के दिल में एक खाली कोने को राज के साथ ने भर दिया। अब उसे राज का इंतज़ार सा रहने लगा। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, मगर दिल क्या बातें समझ लेता है। उससे जो समा जाए वह जरा मुश्किल से ही निकलता है। अभिषेक आ गया। घर की हवा में उसे कुछ बदलाव सा लगा। 15 दिन रहकर अभिषेक 1 हफ्ते के लिए दिल्ली चला गया।
अब तक निशा और राज दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपना लगाव महसूस कर चुके थे। एक दिन अदिति विधि स्कूल जा चुकी थी। निशा को अपनी तबीयत कुछ ढीली सी लगी। वह अपने बेडरूम में जाकर आराम करने लगी। राज को देखने का उसका मन था, लेकिन उससे उठा नहीं गया। राज को भी जब भी वह दिखाई नहीं देती तो वह उसे ढूंढता हुआ दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। वह संकोच से भर उठी। कोई पर पुरुष पहली बार उसके बेडरूम में आया था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे लिटा दिया। राज ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राज ने उसके माथे को छूकर कहा, बुखार तो नहीं है? सिर दर्द है? तुमने दवाई खाई? रुको, मेरे पास है, अभी लेकर आता हूँ। राज ने दवाई निशा को खिलाई और कहा, तुम आराम करो। राज की इतनी सेवा से वह हैरान थी। क्या वह इतने सालों से अभिषेक के अति व्यवहारिक स्वभाव, व्यस्त दिनचर्या से सचमुच थक चुकी है? क्या अभिषेक कभी उसके दिल तक पहुंचा ही नहीं था? वह बस अपने लिए ही सोचेगी। फ़ोन पर तो अभिषेक दिन में एक बार निशा और बच्चों के हालचाल लेता था। वह भी ऐसे नपे तुले सवाल जवाब होते। कैसी हो? ठीक। तुम कैसे हो? ठीक। बच्चे कैसे हैं? ठीक। चलो फिर बाद में बात करता हूँ, ठीक है, बाय। इतनी ही बातचीत अक्सर होती थी। निशा को लगता कि उनके पास बात करने के लिए क्या कुछ नहीं बचा। लेकिन राज, वह कैसे बात करता है, उसकी सुनता है। अभिषेक को तो जब भी वह किसी के बारे में बताने लगती, वह कह देता, अरे छोड़ो, किसी की बात क्या सुनूं। उसे तो किसी की बात न कहनी होती न सुननी होती। वह बस अपने में ही जीता। पैसा हाथ पर रख देने से ही पति का कर्तव्य पूरा नहीं होता। अभिषेक दिल्ली से लौटा तो इस बार निशा उसे देखकर खुश नहीं, उदास ही हुई। अब रात से मिलने में बाधा रहेगी। खैर, देखा जाएगा। अभिषेक ने रात को पत्नी का अनमना रवैया भी महसूस नहीं किया। निशा आहत हुई। वह इतना आत्म केंद्रित है कि उसे पत्नी की बाहों का ढीलापन भी महसूस नहीं हो रहा है। पत्नी की बेदिली पर भी उसका ध्यान नहीं जा रहा है। वह मन ही मन राज और अभिषेक की तुलना करती रही। अब वह पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसे किसी बात की न चिंता थी न डर। वह अपनी ही हिम्मत पर हैरान थी। क्या प्यार ऐसा होता है? क्या प्रेमी पुरुष का साथ एक औरत को इतनी हिम्मत से भर देता है? तो वह जो 15 साल से अभिषेक के साथ रही, वह क्या है? अभिषेक के लिए उसका दिल वह सब क्यों महसूस नहीं करता जो राज के लिए करता है? राज ही उसके दिलो दिमाग पर क्यों छाया रहता है? कई दिन बीत गए। दोनों के संबंध दिन बर दिन पक्के होते जा रहे थे। मौका मिलते ही दोनों काफ़ी समय साथ बिताते। निशा अपनी सब सहेलियों को जैसे भूल ही गई थी। सब उससे न मिलने की शिकायत करती, पर वह बच्चों की पढ़ाई की व्यस्तता का बहाना बनाकर सबको बहला देती। निशा अभिषेक की अनुपस्थिति में अक्सर राज की बाइक पर बैठकर बाहर घूमती फिरती। दोनों शॉपिंग करते, मूवी देखते। अनु ने दोनों को बाइक पर आते जाते कई बार देखा था। कुछ तो था जो उसे खटक रहा था, लेकिन किससे कहती और क्या कहती? कितनी भी अच्छी सहेली थी, लेकिन यह बात छेड़ना भी उसे उचित नहीं लग रहा था। निशा को अब यह चिंता लग रही थी कि इस संबंध का भविष्य क्या होगा। वह तो अब राज के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक दिन अकेले में निशा को उदास देखकर राज ने पूछा, क्या हुआ? उदास क्यों हूँ? राज, क्या होगा हमारा? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। तो मैं भी कहाँ रह पाऊँगा अब? मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि तुम भी मुझसे इतना प्यार करोगी, क्योंकि समाज के इस ढांचे को तोड़ना आसान नहीं होता। इतना तो जानता हूँ मैं, लेकिन एक ना एक दिन अभिषेक को पता चल ही जाएगा। तब देख लेंगे क्या करना है। नहीं राज, कोई भी अप्रिय स्थिति आने से पहले सोचना होगा। तो बताओ फिर क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। तो हम दोनों कहीं और जाकर रहें क्या? करण सा लगा राज को। बोला, अभिषेक, बच्चे? अभिषेक को तो पत्नी का मतलब ही नहीं पता। बेटियों को वह वैसे भी बहुत जल्दी एक मशहूर हॉस्टल में डालने वाला है, और वैसे भी
मेरी बेटियां शायद पिता के ही पद चिन्हों पर चलने वाली हैं। वही पैसों का घमंड, वही अकड़। जब घर में किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो क्या मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती? कहते हुए निशा का स्वर भर्रा गया। लेकिन मैं शायद तुम्हें इतनी सुख सुविधाएं न दे पाऊँ निशा। जो तुमने मुझे दिया है उसके आगे ये सब बहुत फीका है। राज, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। अपने मन को मारते मारते मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, मैं रहने का इंतज़ाम करता हूँ और तुम पैसे की चिंता मत करना। मुझे कोई ऐसो आराम नहीं चाहिए, सादा सा जीवन और तुम्हारा साथ बस। पर तुम देख लो, रह पाओगी अपने परिवार के बिना? हाँ, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुमसे मिले 1 साल हो रहा है और मैंने इतने समय में बहुत कुछ सोचा है। राज उसके दृढ़ स्वर की गंभीरता को महसूस करता रहा। निशा ने कहा, मैं अभिषेक को बहुत जल्दी बता दूंगी कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। दोनों आगे की योजना बनाते रहें। अदिति विधि आ गई तो राज ऊपर चला गया। निशा ने पूछा, बड़ी देर लगा दी पार्टी में? हाँ मम्मी। मम्मी, रिंकी की मम्मी को देखा है आपने? नहीं। अरे आप देखो उन्हें, क्या लगती हैं, क्या एंजॉय करती हैं लाइफ, और आप कितनी चुपचाप सी रहती हैं। तो क्या करूं, तुम दोनों तो अपने स्कूल फ्रेंड्स में बिजी रहती हो, मैं अकेली खुश होती घूमूं। अदिति शुरू हो गई। ओ मम्मी, क्या नहीं है हमारे पास? डैड को देखो कितने सक्सेसफुल हैं। निशा ने मन में कहा, जैसा बाप वैसी बेटियां। कुछ बोली नहीं। सबको छोड़कर जाने का इरादा और पक्का हो गया उसका। आगे के तय प्रोग्राम के हिसाब से राज अभिषेक के घर से यह कहकर चला गया कि उसे कहीं और अच्छी जॉब मिल गई है, जहां का आना जाना यहाँ से दूर पड़ेगा। अभिषेक ने बस एज यू विश कहकर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। 3 दिनों बाद निशा का 37वां बर्थडे था। अभिषेक ने ऑफिस से आते ही कहा, निशा, मैं परसों जर्मनी जा रहा हूँ, एक मीटिंग है। वहीं बैठी अदिति ने कहा, मम्मी का बर्थडे? हाँ, तो वहाँ से महंगा गिफ्ट लेकर आऊँगा तुम्हारी मम्मी के लिए। और क्या चाहिए बर्थडे पर? अदिति अपने कमरे में चली गई। डिनर के बाद अभिषेक बेडरूम में अपनी अलमारी में कुछ पेपर्स देख रहा था। वह काफ़ी व्यस्त दिख रहा था। निशा ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, अभिषेक, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी नहीं, बहुत बिजी हूँ। नहीं, अभी करनी है। जल्दी क्या है, लौट कर करता हूँ। तब नहीं हो पाएगी। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो इतना? अभिषेक, मैं जा रही हूँ। पेपर से नज़रें हटाए बिना ही अभिषेक ने पूछा, कहाँ? राज के साथ, हमेशा के लिए। पेपर पटक कर अभिषेक दहाड़ा, यह क्या बकवास है? कहते कहते निशा को मारने के लिए हाथ उठाया तो निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह मत करना अभिषेक, क्या बकवास कर रही हो यहाँ? मैं अब तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। क्यों? क्या परेशानी है तुम्हें? सब कुछ तो है घर में, कितना पैसा देता हूँ तुम्हें। पैसा अगर खुशी खरीद सकता तो मैं खुश होती। मेरे अंदर कुछ टूटने की यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। अभिषेक, मुझे जो चाहिए वह नहीं है घर में। वह धोखेबाज है, उसे मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास किसी को पकड़ने छोड़ने के लिए समय है कहाँ? व्यंगपूर्ण कहा निशा ने, जिसके पास पत्नी का मन समझने के लिए थोड़ी भी कोई भावना ना हो, वह क्या किसी को दोष देगा? अभिषेक उसका मुंह देखता रह गया। निशा एक बैग में अपने कपड़े रखने लगी। रात हो रही थी, बच्चे सो चुके थे। अभिषेक पैर पटकते हुए बेडरूम से निकला। कुछ समझ नहीं आया तो अनु को फ़ोन पर पूरी बात बताकर उसे फ़ौरन आने के लिए कहा। निशा ने चारों ओर एक उदास सी नज़र डाली। ये सब छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल रही है। वह गलत तो नहीं कर रही है। अगर गलत होगा भी तो क्या, देखा जाएगा। राज का साथ अगर रहेगा तो ठीक है, वरना पिता के पास चली जाएगी या कहीं अकेली रह लेगी। अब भी तो वह अकेली ही जी रही है। अनु फौरन आ गई। निशा अपना बैग लेकर निकल ही रही थी। वह समझ गई अभिषेक ने अनु को बुलाया है।
अन्नू ने उसे समझाया। ये क्या कर रही हो निशा? ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई? बस अन्नू, दिमाग को तो सालों से समझा रही हूँ, बस दिल को नहीं समझा पाई। दिल से मजबूर हो गई हूँ। अब नहीं रुक पाऊंगी, कहकर निशा गेट के बाहर निकल गई। अभिषेक जड़वत खड़ा रह गया। अन्नू देखती रह गई। निशा चली जा रही थी, नहीं जानती थी कि उसने गलत किया या सही। बस वह उस रास्ते पर बढ़ गई जहाँ राज उसका इंतज़ार कर रहा था।